नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम उत्तर प्रदेश मिनी जी के उत्तर प्रदेश स्पेशल युक्ति प्रकाशन को देखेंगे। अभी हम एक लेक्चर देख चुके हैं, सेकंड लेक्चर हम देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत यहाँ से करते हैं। सबसे पहले भौतिक स्वरूप को जान लेते हैं उत्तर प्रदेश का। भौतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक तथा 23 डिग्री 52 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो ये इसकी लोकेशन हो गई उत्तर प्रदेश की कि कहाँ पे स्थित है। फिर से देख लेते हैं। 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। उत्तर प्रदेश का पूरब से लेकर पश्चिम तक का विस्तार 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है 240 किलोमीटर है। अक्षांश में कभी कोई ये भी पूछ लेता है कि कितना डिफरेंस है, तो 77 से 84 के बीच का आप डिफरेंस देख सकते हैं कितना है। तो ये हो गया लगभग 60 डिग्री का डिफरेंस है। फिर 23 से हम 30 के बीच का डिफरेंस देख सकते हैं, ये भी लगभग 60 डिग्री का डिफरेंस है। तो अक्षांश और देशांतर दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो भी 7 डिग्री का डिफरेंस है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि ये कौन सी लोकेशन पे पड़ता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है, जो किस किस के बाद में? सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर चौथा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। और विश्व के 5 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। तो ये लगभग 5वें 6ठे नंबर पे आता है विश्व में। फिर उसमें भारत भी सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। तो पहले जब पृथ्वी बनी थी तो ओंकारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टेथी सागर, ये सारी चीज़ें हम पृथ्वी के शुरुआती दौर में पढ़ने को देखते हैं। तो गोंडवाना जो क्षेत्र था उसमें गोंडवाना लैंड था, भारत में पड़ता था। भारत का साउथ इंडिया ज़्यादातर गोंडवाना लैंड का ही भाग है, तो उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड के भाग में आता है, प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित होने के कारण इन चट्टानों को विंध्यक्रम की चट्टानें कहा जाता है। आद्यतन में निर्मित नीस शैलों को बुंदेलखंड में बुंदेलखंड नीस के नाम से जाना जाता है। प्राचीन कॉप मिट्टी के निक्षेपों को बांगर और नवीन निक्षेपों को खादर के नाम से जाना जाता है। बांगर क्षेत्र पुरानी मिट्टी के उस क्षेत्र को कहते हैं जहां नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है, यह मिट्टी उर्वरक नहीं है। खादर क्षेत्र वे निचले क्षेत्र है जहां पर नदियों का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा करता है। खादर क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है। दक्षिण के पठारी भाग को बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसरण है। इसका निर्माण अत्यंत प्राचीन काल में प्रवाहमान समुद्री निक्षेप से हुआ है। इस पठार की सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार का कुल क्षेत्रफल 45,200 किलोमीटर है। कैसूर श्रृंखला बुंदेलखंड से लगी हुई है, वैसे ये कैमूर होगी। इसकी रचना विंध्यन शैली से हुई है। तो कैमूर श्रृंखला है जो बुंदेलखंड से लगी हुई है, इसकी रचना विंध्यन शैली से हुई है। बुंदेलखंड में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। बुंदेलखंड में प्लास नामक घास बहुतायत में मिलती है। वर्षा की मध्य मात्रा होने के कारण इस पठारी क्षेत्र में वृक्ष वनस्पतियाँ छोटी होती। तो बात चल रही है बुंदेलखंड की, और बाकी जो भाग है ज़्यादातर मैदानी क्षेत्र है, गंगा यमुना का मैदान मिलता है। उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात कर ले। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है। तराई क्षेत्र में यह गर्मी में नमी लिए रहती है और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गर्मी में नमी नाम मात्र को भी नहीं रहती। उत्तर प्रदेश की जलवायु पर स्थल खंड की विशालता, धरातलीय विषमता, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव पड़ने के कारण यहाँ की जलवायु में अंतर पाया जाता है। इन सभी विषमताओं के आधार पर प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, समर, मानसून एंड विंटर, रेनी सीजन भी कहते हैं मानसून को। फिर बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश में अधिकतम औसत तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कभी कभी ये 48 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड के पास भी पहुंच जाता है। आजकल यही स्थिति हो रही है।
जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो ये कभी कभी 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में भी आ जाता है। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र कर्क रेखा के अति निकट होने के कारण यहाँ प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। तो बुंदेलखंड में पहाड़ी हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, तो पहाड़ों की वजह से वहाँ का तापमान ज़्यादा होता है और कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पड़ने की वजह से उसमें तापमान ज़्यादा देखने को मिलता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ज़्यादा तापमान देखने को मिलता है। मई जून में तीव्र गति से चलने वाली पश्चिमी हवाओं को लू कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई व अगस्त महीने में होती है। प्रदेश में वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। प्रदेश में अरब सागर से उठे मानसून से नाम मात्र की वर्षा होती है। जनवरी माह में पाला पड़ता है और कोहरा छाया रहता है। जनवरी व फरवरी माह में भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कभी कभी वर्षा के साथ ओले भी पड़ते हैं। तो भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी है जो कहाँ पड़ता है? इजराइल, अफ्रीका और यूरोप के बीच में, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में। नदियाँ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ एक दृष्टि में। नदी का नाम, उद्गम स्थल, मिलन और लंबाई। मिलन मतलब कहाँ पे वो गिरती है और लंबाई किलोमीटर में। गंगा नदी गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 2994 लगभग 3000 किलोमीटर लंबी है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड में गंगा में मिल जाती है प्रयागराज में और 1385 किलोमीटर लंबी है। घाघरा नदी माप चांचुगो नेपाल तिब्बत से निकलती है, माप चांचुगो से ये गंगा में मिल जाती है और 1080 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी? 1080 किलोमीटर। चंबल नदी जना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, यमुना में मिलती है, 965 किलोमीटर लंबी है। सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, गंगा में मिलती है, 780 किलोमीटर लंबी है। राप्ती नदी लघु हिमालय नेपाल से निकलती है, घाघरा में मिलती है, 640 किलोमीटर लंबी है। रामगंगा नदी लघु हिमालय नेपाल से निकलती है और गंगा में मिलती है, 600 किलोमीटर लंबी है। बेतवा नदी विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है, यमुना में मिलती है, 480 किलोमीटर लंबी है। सिंध नदी नैनवास से निकलती है, टोंक राजस्थान में जगह है और यमुना में मिलती है, 416 किलोमीटर लंबी है। केन नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, यमुना में मिलती है, 308 किलोमीटर लंबी है। टोंस नदी, टोंस की बात कर रहे हैं हम, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, गंगा में मिलती है और 265 किलोमीटर लंबी है। शारदा नदी मिलान हिमनस कुमायूं उत्तराखंड से निकलती है, घाघरा में मिलती है, 160 किलोमीटर लंबी है। प्रमुख झीलों की बात करें, उत्तर प्रदेश में झीलों का अभाव है। यहाँ स्थित झीलों का विवरण इस प्रकार है। कीठम झील आगरा, तो आगरा में कीठम झील है। टांडावरी ताल मिर्ज़ापुर, करेला मोहना लखनऊ, मुगेताल व वसैया रायबरेली, बेती व नैया प्रतापगढ़, राजा का बांध लोधीताल व भोजपुर, राजा का बांध लोधीताल व भोजपुर सुल्तानपुर, मोती और गौर रामपुर, कुंद्रा समुंदर उन्नाव, बलहापारा कानपुर, बलहापारा झील कानपुर, मोती झील भी है कानपुर में, मोराय फतेहपुर, औंधीताल वाराणसी, ये सारी झीलें हो गई। फिर है नदियों। प्रदेश की नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। गंगा नदी के किनारे गढ़मुक्तेश्वर, सोरों, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी और मिर्ज़ापुर, उन्नाव भी तो पड़ता है। गंगा यमुना संगम पर इलाहाबाद प्रयागराज, यमुना पर सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर। सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर। गोमती नदी लखनऊ, सरयू नदी अयोध्या, रामगंगा बरेली। ऐसे ज़्यादा नहीं दिया गया, इसमें थोड़ा ही दिया है, बहुत सारे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, माता टीला का बांध, बेतवा नदी झांसी, गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद बांध, रिहंद नदी सोनभद्र, पारीक्षा बेतवा नदी झांसी, कालागढ़ रामगंगा नदी, पता नहीं झांसी ही हो गई भी,
गोविंद सागर ये ललितपुर हो सकता है, झांसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कालागढ़ रामगंगा नदी पर है और ज़्यादातर मुरादाबाद के आसपास ही है ये। मुरादाबाद, रामपुर और अयोध्या के पास भी देख ले, सरयू पिलती है अयोध्या के पास में। गोविंद सागर शहजाद नदी ललितपुर। रोहिणी नदी ललितपुर। सुकुमा डुकुमा बेतवा नदी झांसी। चंद्रप्रभा नदी चंदौली। मुशाखंद कर्मनाशा नदी चंदौली। काठी रामगंगा नदी बिजनौर, तो बिजनौर में भी अभी हमने ऊपर देखा था, तो वो बिजनौर हो सकता है और बिजनौर पड़ता है मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास में। फिर जिरगो काठी हो गया, रामगंगा नदी बिजनौर, रामगंगा नदी बिजनौर। जिरगो नदी मिर्ज़ापुर। जामनी नदी ललितपुर। सजनाम नदी ललितपुर। तो ये बांध हो गए। कृषि की बात करें, कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। प्रदेश के कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का प्रतिशत 66 है। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश का अफीम के उत्पादन में देश में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश की कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम को व्यवहार में लाया गया है। प्रदेश में वर्ष भर में मुख्य रूप से 3 फसलें पैदा की जाती हैं। रबी की फसल अक्टूबर से अप्रैल तक, खरीफ की फसल जून से सितंबर तक, जायद की फसल अप्रैल से जून तक। गेहूं के उत्पादन में प्रदेश का पहला स्थान है। गोरखपुर जिले में प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है। जौ के उत्पादन में प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। सरसों के उत्पादन में प्रदेश में दूसरा स्थान है। सरसों उत्पादन में। गन्ना के उत्पादन में प्रदेश का पहला स्थान है देश में, और देश में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। तो दूध में पहला स्थान है, गन्ने में पहला स्थान है, गेहूं में गोरखपुर सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे आता है, गेहूं उत्पादन में पहला स्थान है, और सरसों और जौ के उत्पादन में देश में दूसरा स्थान है। प्रमुख तथ्य: उत्तर प्रदेश के 3 कृषि निर्यात क्षेत्र लखनऊ आम के लिए, सहारनपुर आम के लिए और आगरा आलू के लिए। तो आगरा में फैक्ट्री लगी है पेप्सिको, मेरठ आगरा ये सारी जगहों पे लग रही है, मथुरा मेरठ आगरा। फिर प्रतापगढ़ में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन होता है। शाहजहांपुर फर्रुखाबाद में सर्वाधिक उत्पादन अमरूद का होता है। बाराबंकी में अफीम का उत्पादन होता है। कन्नौज में पुष्प इत्र बनाया जाता है। गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। प्रमुख फसलें: खाद्यान्न फसलें गेहूं, चना, चावल, जौ, मक्का तथा बाजरा। नकदी फसलें कपास, अलसी, मूंगफली, गन्ना, चाय, तिल, सरसों तथा तंबाकू। प्रमुख फसलें व उत्पादक जिले: गेहूं मेरठ, मुजफ्फरनगर, इटावा, बुलंदशहर, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा व मैनपुरी। गन्ना गोरखपुर, देवरिया और मेरठ में। चावल सहारनपुर, गोरखपुर, पीलीभीत, देवरिया, बहराइच, गोंडा, जयप्रकाश नारायण नगर, बस्ती, रायबरेली, लखनऊ व बलिया में। तंबाकू मेरठ, एटा, वाराणसी, फर्रुखाबाद व बुलंदशहर, मैनपुरी और इटावा में। कपास कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा और अलीगढ़ में। पटसन, देवरिया व गोरखपुर में। प्रमुख फल देख लेते हैं: आम, अमरूद, संतरा, माल्टा, नींबू, लीची और शफ्तालू। तो ये प्रमुख फल हो गए: आम, अमरूद, संतरा, माल्टा, नींबू, लीची और शफ्तालू। आम है लखनऊ, बरेली, मेरठ, कानपुर, फर्रुखाबाद, सहारनपुर और हरदोई में। संतरा सहारनपुर में। माल्टा मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर में। नींबू सहारनपुर और मेरठ में। तो ज़्यादातर सहारनपुर देखने को मिल रहा है, मेरठ भी देखने को मिल रहा है। तो आम कहाँ कहाँ पर है? लखनऊ, बरेली, मेरठ, कानपुर, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, हरदोई। संतरा सहारनपुर। माल्टा मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर। नींबू सहारनपुर, मेरठ। अमरूद इलाहाबाद, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, बरेली और फैज़ाबाद में। लीची सहारनपुर, मेरठ में, और शफ्तालू सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में। तो हमें 3 क्षेत्र ऐसे ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं: सहारनपुर, मेरठ और लखनऊ। यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें पैदा होती हैं। कौन कौन सी? आम, संतरा, माल्टा, नींबू, अमरूद, लीची और शफ्तालू। खनिज संपदा देखते हैं। उत्तर प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में निर्धन है। यहाँ पर खनिज हिमालय के विभिन्न आंचलों तथा दक्षिण के पठारों में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में खनिज विकास की गति बढ़ाने तथा खनिज आधारित औद्योगिकीकरण के लिए नए खनिज भंडारों की खोज किए जाने के उद्देश्य से 1955 ईस्वी में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई।
23 मार्च 1974 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश 2.6% खनिज उत्पादन के साथ देश में 10वें नंबर पर है या 10वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति 29 दिसंबर 1998 ईस्वी में घोषित की गई। प्रदेश के 10 जिलों इलाहाबाद यानी प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, हमीरपुर, महोबा, ये सारे क्या हैं, जालौन, बांदा और ललितपुर में खनिज बहुलता में मिलता है। चूना पत्थर के भंडार में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली, सोनभद्र क्षेत्र से होती है। मिर्ज़ापुर के बांसी मकरी खोह क्षेत्र से नॉन प्लास्टिक फायर क्ले प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज चूना पत्थर मिर्ज़ापुर जिले में विंध्याचल क्षेत्र में स्थित कजराहाट तथा रोहतास, कजराहट और रोहतास स्थानों में उच्च कोटि का चूना पत्थर पाया जाता है। इसका उपयोग मिर्ज़ापुर स्थित चुर्क व डल्ला सीमेंट फैक्ट्रियों में होता है। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर के कजराहट क्षेत्र में मिलता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में निस्सरण और रिफैक्ट्रीज के लिए होता है, जबकि बांदा में स्थित डोलोमाइट का प्रयोग पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए किया जाता है। बॉक्साइट बांदा और वाराणसी जिलों में मिलता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। इसका उपयोग मिर्ज़ापुर में स्थित रेणकूट फैक्ट्री में होता है। सोना शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में मिलता है। सोना कहाँ मिलता है? शारदा और रामगंगा नदी की रेत में मिलता है। इसका उपयोग कांच उद्योग, आभूषण बनाने, औषधियाँ बनाने आदि में किया जाता है। हीरा बांदा जिले में पाया जाता है। मिर्ज़ापुर के जंगल क्षेत्र में भी हीरे मिले हैं और ज़्यादातर पन्ना के खाने एमपी में हीरा मिलता है। कोयले का उत्पादन सोनभद्र जिले में निचले गोंडवाना पत्थरों के बराबर स्तर से होता है। मिर्ज़ापुर जिले के सिंगरौली क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खुदाई का कार्य किया जाता है। यहाँ के कोयले का उपयोग ओबरा ताप विद्युत गृह में होता है। तांबे का भंडार ललितपुर जिले के सोनराई क्षेत्र में होता है। यह धातु मुख्यतः आग्नेय एवं परतदार चट्टानों के नशों के रूप में प्राप्त होती है। यह विद्युत का उत्तम सुचालक है। फिर से देख लेते हैं। तांबे का भंडार ललितपुर जिले के सोनराई क्षेत्र में स्थित है। यह धातु मुख्यतः आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में नशों के रूप में प्राप्त होती है, तो जो दरार होती है ना उनमें मिलती है, और यह विद्युत का उत्तम सुचालक है। वैसे सबसे अच्छा चांदी होता है। रॉक फॉस्फेट के भंडार किभोई, दुरमाला, मसराना, मालदेवता और चमसारी में पाए जाते हैं। रॉक फॉस्फेट के भंडार किभोई, दुरमाला, मसराना, मालदेवता और चमसारी में पाए जाते हैं। बांदा में भी इसके भंडार मिले हैं। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग व अम्लीय मृदा के उपचार में होता है। संगमरमर मिर्ज़ापुर जिले में मिलता है। ताजमहल के निर्माण में भी यहाँ के पत्थर का उपयोग हुआ है। कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य है। भूगर्भ विद्ताओं के अनुसार यहाँ बालू का 10 करोड़ टन से भी अधिक भंडार उपस्थित है। इसका उत्पादन चकिया क्षेत्र वाराणसी, मुंडारी बाला बहेड़ झांसी, इलाहाबाद यानी प्रयागराज और बांदा जिलों में होता है। बांदा यानी महोबा, बांदा के आसपास चरखारी, तो जिलों में स्फुटिक कूटकर उद्योग के योग्य बनाया जाता है इसे। तो ये क्या क्या कह रहे हैं? जो उत्पादन है कांच बालू का, इसका उत्पादन चकिया क्षेत्र वाराणसी, मुंडारी बाला बहेड़ झांसी, इलाहाबाद यानी प्रयागराज और बांदा जिलों में स्फुटिक कूटकर उद्योग के योग्य बनाया जाता है। कांच बनाने योग्य बालू वाराणसी, आगरा और प्रयागराज के निकट गंगा और यमुना नदी से प्राप्त होती है। एस्बेस्टस की बात करते हैं। एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर जिले से प्राप्त होता है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग व विद्युत उपकरणों में किया जाता है। पायरोफिलाइट झांसी और हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग तापसह और सिरेमिक उद्योग तथा कीटनाशक बनाने में किया जाता है। पोटास लवण का उत्पादन कानपुर, गाजीपुर, प्रयागराज और वाराणसी जिलों में होता है। इमारती पत्थर मिर्ज़ापुर और चुनार में चूने का पत्थर मिलता है।
कंकड़, कंकड़ संपूर्ण मैदानी भाग में पाया जाता है। इसका उपयोग सड़क निर्माण व सीमेंट उद्योग में होता है। पायराइट्स, पायराइट्स मिर्ज़ापुर ज़िले में मिलता है। सेलखड़ी, सेलखड़ी झांसी और हमीरपुर ज़िलों में मिलती है। उत्तर प्रदेश में मिलने वाले प्रमुख खनिज व क्षेत्र एक दृष्टि में देखते हैं। खनिज और उसका प्रमुख क्षेत्र: चूना पत्थर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में, डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा जिले में, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा जिलों में। एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर जिले में, पायराइट्स मिर्ज़ापुर जिले में, एंडालासाइट, एंडालसाइट मिर्ज़ापुर जिले में, बैराइट्स और एडालूसाइट्स मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में, रॉक फॉस्फेट बांदा में, चायना क्ले सोनभद्र में, जिप्सम झांसी और हमीरपुर में, संगमरमर मिर्ज़ापुर सोनभद्र में, कोयला मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, तांबा ललितपुर में, हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में, सेलखड़ी हमीरपुर और झांसी में, यूरेनियम ललितपुर में, कांच बालू वाराणसी, झांसी, प्रयागराज, आगरा और बांदा में। उद्योग धंधे: नई अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 को सितंबर 2012 में स्वीकृति दी गई। सितंबर 2012 में स्वीकृत इस नीति में 11.2% वार्षिक की औद्योगिक विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने एवं निवेश आकर्षित करने के साथ ही इसमें पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल में इकाइयाँ स्थापित करने वाले उद्यमियों को स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल में इकाइयाँ स्थापित करने वाले उद्यमियों को स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में 16 सितंबर 1972 को हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय का गठन किया गया। तो उत्तर प्रदेश में 16 सितंबर 1972 को हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय का गठन किया गया। सूती वस्त्र उद्योग, हथकरघा एवं मिलें की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर और भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो कानपुर और अहमदाबाद दो ऐसी जगह हैं जो ब्रिटेन के मैनचेस्टर के समतुल्य सूती वस्त्र उद्योग में सबसे अग्रणी थी, इसलिए इनको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना 1969 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार की कंपनी के रूप में की गई थी। 1973 ईस्वी में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने 1903 में 1903 में प्रतापपुर देवरिया में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की। 1935 में गन्ना विभाग का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 1960 में हुआ। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर, जो फिरोजाबाद नगर है, चूड़ियाँ बनाने हेतु विश्वविख्यात है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कानपुर है। राज्य के प्रमुख निर्यातक जोन: नोएडा रत्न एवं आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, चमड़ा। आगरा संगमरमर, सिल्क, कारपेट, हस्तशिल्प सामान, कलात्मक सामान, बैग। मुरादाबाद आर्ट, मेटल वेयर, कलात्मक आभूषण, बोन ज्वेलरी। लखनऊ फ्लोरिकल्चर, आयुर्वेदिक हर्बल औषधि, केमल बोन कार्विंग, चिकन कढ़ाई। कानपुर चमड़ा उत्पाद, सॉफ्टवेयर, रसायन, हैंडलूम, परफ्यूम, फार्मास्यूटिकल, तेल, मसाले। वाराणसी रेशम, ऊनी हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने। झांसी और ललितपुर पीतल के सामान। प्रमुख उद्योग: चीनी, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशम वस्त्र, जूट, कांच, चमड़ा, दिया सलाई, साइकिल, कागज, सीमेंट, वनस्पति घी, इंजीनियरिंग, विद्युत उपकरण, एल्यूमिनियम, हथकरघा एवं कुटीर उद्योग। चीनी उद्योग: देवरिया, गोरखपुर, सहारनपुर, बरेली, मेरठ, शाहजहांपुर। सूती वस्त्र उद्योग: हाथरस, लखनऊ, मोदीनगर मेरठ में पड़ता है, इटावा, अलीगढ़ व नैनी इलाहाबाद यानी प्रयागराज। रेशम वस्त्र उद्योग: वाराणसी व इटावा। ऊनी वस्त्र उद्योग: कानपुर, मिर्ज़ापुर, गोपीगंज, वाराणसी, शाहजहांपुर, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, आगरा व खमरिया। जूट उद्योग: कानपुर व सहजनवा, गोरखपुर। कांच उद्योग: कांच की चूड़ियाँ, नैनी यानी प्रयागराज, बहजोई यानी मुरादाबाद, सासनी यानी अलीगढ़ या हरिगढ़, शिकोहाबाद यानी फिरोजाबाद, बालावाली यानी बिजनौर,
फिरोजाबाद, गाज़ियाबाद, रामनगर वाराणसी व हिरन गांव फिरोज़ाबाद। चूड़ियों के उत्पादन में फिरोज़ाबाद का देश में अग्रणी स्थान है। चमड़ा उद्योग कानपुर, आगरा और सहारनपुर। जूता निर्माण में आगरा का अग्रणी स्थान है। दिया सलाई उद्योग बरेली, इलाहाबाद और लखनऊ। साइकिल उद्योग आगरा, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर। वनस्पति घी उद्योग कानपुर, मोदीनगर, गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद मेरठ के बीच में पड़ता है मोदीनगर व अलीगढ़। फिर कागज़ उद्योग सहारनपुर व लखनऊ। एल्यूमिनियम रेनकूट मिर्ज़ापुर। सीमेंट उद्योग चुर्क, डल्ला व कजराहाट। इंजीनियरिंग उद्योग कानपुर, गाज़ियाबाद, मेरठ, आगरा, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, अलीगढ़ व बरेली। इंजीनियरिंग उद्योग कानपुर, गाज़ियाबाद, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़ व बरेली। सिगरेट उद्योग सहारनपुर। कुटीर उद्योग हथकरघा उद्योग सूती वस्त्र देवबंद सहारनपुर, सिकंदराबाद बुलंदशहर, पिलखुआ गाज़ियाबाद, टांडा फैज़ाबाद, मऊनाथ भंजन व मुबारकपुर आज़मगढ़ और मगहर गोरखपुर। मगहर में कहा जाता था कि नर्क मिलता है, तो कबीरदास जी मगहर में जाकर के मरे थे। इस भ्रम को दूर करने के लिए कि मगहर में मरने वाले को नर्क की प्राप्ति होती है और वाराणसी में मरने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी बनारस में बिताई और मृत्यु उनकी हुई मगहर में, तो मृत्यु के समय मगहर चले गए। हथकरघा उद्योग रेशमी वस्त्र वाराणसी, मिर्ज़ापुर, संडीला, हरदोई और मऊनाथ भंजन आज़मगढ़। पीतल व कलई के बर्तन मुरादाबाद, वाराणसी, हाथरस, हापुड़, फर्रुखाबाद। कालीन मिर्ज़ापुर और आगरा। इत्र व तेल कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर। लकड़ी व नक्काशी नगीना, बिजनौर और सहारनपुर। ताले, चाकू और कैंची अलीगढ़, मेरठ और मथुरा। प्रेस व प्रकाशन आगरा, मथुरा और अलीगढ़, मेरठ। अन्य उद्योग देख लेते हैं। अलीगढ़ ताला उद्योग, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, स्टील के बर्तन। खुर्जा चीनी की मिट्टी, चीनी मिट्टी मिलती है, चीनी मिट्टी के बर्तन भी बनते हो शायद। बरेली फर्नीचर, मेरठ खेल का सामान, ज़्यादातर फुटबॉल बल्ले यहीं से बनते हैं, बैट। आगरा सहारनपुर लोहे के बाट। मेरठ कानपुर लखनऊ बैंड बाजे, हारमोनियम, तबला, बांसुरी। लखनऊ टॉर्च। बनारस सिल्क की साड़ी। लखनऊ चिकन, भदोई कारपेट। विशेष आर्थिक क्षेत्र नोएडा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र देश के 8 विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों में होता है। भारत का एकमात्र एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन है, एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन। भदोई, वाराणसी, कानपुर, मुरादाबाद और आगरा में विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। जनसंख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या एक दृष्टि में जनसंख्या में 19,98,12,341 पुरुष हैं, 10,44,80,510 महिला हैं, 9,53,31,831। भारत की जनसंख्या का प्रतिशत यह है 16.5%। दशकीय वृद्धि दर 2000 से 2011 के बीच में, 2001 से 2011 के बीच में 20.2%। जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 829 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर 67.7%। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की हिस्सेदारी 77.7%। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की हिस्सेदारी 22.3%। लिंगानुपात 912 प्रति 1000। पुरुषों में महिलाएं ग्रामीण में 918 है और नगरीय में 894, तो नगर में कम थी। ये पुराना डाटा है। बाल जनसंख्या 6 वर्ष तक 3,07,91,331। कुल जनसंख्या में बाल जनसंख्या का प्रतिशत परसेंटेज कितना है? बाल जनसंख्या का बच्चे कितने हैं? 15.4%। बालकों की बाल जनसंख्या लड़के कितने हैं? 1,61,85,581, लगभग 15.5%। बालिकाएं लड़कियां कितनी हैं? बालिकाओं की बाल जनसंख्या तो ये 1,46,05,750, लगभग 15.3%, लगभग बराबर ही हैं दोनों। ग्रामीण बाल जनसंख्या 2,50,40,583, 16.1%। ग्रामीण बालकों की बाल जनसंख्या लड़कों की बात कर रहे हैं 1,31,35,595,
ये है 16.2%। ग्रामीण बालिकाओं की बाल जनसंख्या, लड़कियों की बात हो रही है, 1,19,04,988, 16%। तो ये भी लगभग बराबर ही है। नगरीय बाल जनसंख्या 57,50,748, 12.9%। नगरीय बालकों की बाल जनसंख्या 30,49,986, 13%। और नगरीय बालिकाओं की बाल जनसंख्या 27,07,62, ये है 12.9%। ये भी लगभग बराबर ही है, लेकिन कम है। ग्रामीण ज़्यादा है, नगरीय जनसंख्या कम है। शिशु लिंगानुपात 902 है, ग्रामीण में 906 और नगरीय में 885। ये प्रति 1000 व्यक्तियों में, पुरुषों में, महिलाओं की जनसंख्या है। इसमें बच्चियों की, लड़कों में बच्चियों की। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति की। तो एससी की जनसंख्या कितनी है? शेड्यूल कास्ट की 4,13,57,608। एससी की दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच में ये है 17.7%। और एससी का लिंगानुपात 908 है, प्रति 1000 एससी पुरुषों में जो महिलाएं हैं। ग्रामीण में कितने हैं? 912, नगरीय में 883। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की प्रतिशत हिस्सेदारी, अनुसूचित जाति यानी एससी की प्रतिशत हिस्सेदारी 20.7%। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की। तो एसटी की जनसंख्या 11,34,273 है, 11 लाख है, 34,273। ग्रामीण में 10,31,076 है और नगरीय में 1,03,197। एसटी में पुरुष कितने हैं? 5,81,083। तो ग्रामीण में 5,26,315, नगरीय में 54,768। तो नगरीय में बहुत कम है। फिर इसमें एसटी में महिलाएं कितनी हैं? 5,53,190। ग्रामीण में महिलाएं हैं 5,04,761 और नगरीय में महिलाएं हैं 48,429। और एसटी का लिंगानुपात 952। तो प्रति 1000 एसटी पुरुषों में एसटी महिलाएं कितनी हैं? 952। ग्रामीण में कितनी हैं? 959। नगरीय में कितनी है? 884। कुल जनसंख्या में एसटी की प्रतिशत हिस्सेदारी 0.6%, बहुत कम है। ग्रामीण में 0.7%, नगरीय में तो 0.2% है, बहुत कम है, 0.2%। साक्षरता, साक्षर जनसंख्या 11,43,97,555 साक्षर पुरुष, 6,42,34,964 साक्षर महिलाएं, 4,61,62,591 साक्षरता दर 67.7%। पुरुष साक्षरता दर 77.3%, महिला साक्षरता दर 57.2%, ग्रामीण साक्षरता दर 65.5%। पुरुष में ग्रामीण साक्षरता दर में पुरुष 76.3%, महिलाएं ग्रामीण साक्षरता दर में 48.4%। नगरीय साक्षरता दर देखते हैं 75.1%। पुरुष नगरीय साक्षरता दर में 80.4% पुरुष और महिलाएं 60.9%। श्रमिकों की बात कर लेते हैं। कुल श्रमिक हैं 6,58,14,715। कार्य सहभागिता दर है 32.9%। ग्रामीण में सहभागिता दर कितनी है कार्य की? 33.4%। पुरुषों किसकी? श्रमिकों की, पुरुषों की भी और महिलाओं की भी। नगरीय कार्य सहभागिता दर 31.2%। कुल किसान है 1,90,57,888। कुल श्रमिकों में किसानों का प्रतिशत 29%। ग्रामीण जनसंख्या में कुल श्रमिकों में किसानों का प्रतिशत 35.6% और नगरीय में तो बहुत ही कम है, 4% है श्रमिकों में किसानों का प्रतिशत।